आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ और ये पूरे महाकुंभ का आखिरी पड़ाव जहां पर हम दर्शकों को शो में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी चर्चा हुई है हमने आपको बताया है कि एक निवेशक को किस तरह से बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। लेकिन अब आप सीधा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे लाइव बात कर सकते हैं और आप सभी से जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान जो कि चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सीए नितेश बुद्धदेव, फाउंडर निमित कंसल्टेंसी, और सुनील सुब्रमण्यम, मार्केट वेटरन। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। दर्शकों के सवाल भी मेरे पास है, उससे मैं शुरू करूं। उसके पहले दोनों से एक एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, और क्योंकि इस पूरे महाकुंभ की थीम सुनील जी आज का निवेश और आज का निवेशक है, क्योंकि हम बदलते निवेश के विकल्प देख रहे हैं और बदलते निवेशक भी देख रहे हैं। क्या सेंस मिलती है? आप तो मेरे ख्याल से देश दुनिया सब जगह भ्रमण भी करते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग तबके के निवेशकों से भी मिलते हैं। भारत कहाँ पर है इन सब के बीच में आपके मुताबिक? देखिए, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली देश भारत है। हाँ। दुनिया में सबसे युवा ज्यादा होने वाली देश भारत है, और दुनिया में ऑप्टिमिस्टिक एक माहौल जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया या भारत में है। ये तीनों के मिलाकर देखें तो एज अ पॉपुलेशन आप देखें कितनी तेजी से म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में निवेश की जनता बढ़ रही है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में हाल अभी बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोग रिस्क भी लेना चाहते हैं, यंग भी है, इसलिए उनके पास लंबी अवधि है निवेश करने के लिए, और इंडिया का ग्रोथ का जो एक स्टोरी है वो सबको फैल चुकी है, तो एक जानकारी और नॉलेज भी बहुत है। तो ये एक बहुत यूनिक सिचुएशन में मैं कहूंगा भारत आज चल रहा है। आप क्या कहेंगे? आप जब मिलते हैं लोगों से या आप जब चर्चा करते हैं तो क्या भाव निकल कर आता है? कितने सजग हो गए हैं वो? कितने हम अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो कितने आगे बढ़ चुके हैं? थैंक यू कविता, आज शो में इनवाइट करने के लिए। एंड आई कम्प्लीटली अग्री जो सुनील जी कह रहे थे अभी, कि आज मुझे लगता है सबको इंडिया में निवेश करना है। इंडियन को तो इंडिया में करना ही है, पर फॉरेन से भी इतना निवेश आ रहा है कि लोगों को निवेश करना है। तो मुझे लगता है ड्यू टू जैसे ये सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से फिनेंशियल लिटरेसी कविता बहुत अच्छी देखी गई है। मुझे लगता है उसमें काफ़ी बढ़ावा हुआ है। ऑफकोर्स बहुत अभी भी ज़रूरत है, पर फिनेंशियल लिटरेसी के मामले में, बिकॉज मैं जब इन्वेस्टर को 5-7 साल पहले मिलता था और अभी मिल रहा हूँ, लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लोग समझते हैं कि इसमें एक लंबी अवधि के लिए आना चाहिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई थिंक ये सब अब चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है कविता। मुझे लगता है लोग ये सामने से पूछते हैं, तो उनका एक इंफॉर्मेशन तो उनके पास है, उनके साथ वो नॉलेज में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और मुझे लगता है कि अभी वो उनके पास जो एक रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए एक नए असेट क्लास को लेके, या शायद वो ट्रेडिशनल से बाहर निकल के इक्विटी की तरफ, वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। बट हाँ, एक कंसर्न कविता ज़रूर रहेगा कि लास्ट 4 साल में हमने बहुत ऐसी बड़ी मंदी नहीं देखी है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर का सही टेस्ट तभी ही होगा, एक उनकी परीक्षा हो जाएगी कि जब कोई ऐसा एक बड़ा, एक मुझे लगता है ड्रॉ डाउन आता है कोविड जैसा, तब वो कैसे रिएक्ट करते। अगर वो फेस वो संभाल जाएंगे तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी एक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई फेज आया तो आप और हम जैसे मार्गदर्शक अपना धर्म निभा रहे हैं, तो उस वक्त भी उनको संभालने की पूरी हमारी कोशिश होगी। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील सर, कुछ दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। रमेश का मैं एक सवाल लेना चाहती हूं, जो कि पूछ रहे हैं कि इक्विटी में आखिर कितना निवेश करना चाहिए, और इनकी उम्र शायद 50 साल की है। सुनील जी, तो 50 साल की उम्र में इक्विटी निवेश की शुरुआत अगर कोई करना चाहे तो वो कितना सही होगा और कैसे करे? तो 50-50 जी। 50 साल में 50% करना उचित होगा, मगर डायरेक्ट इक्विटी इसमें ना करे, वो खाली म्यूचुअल फंड के जरिए करे। और सेकंड चीज मैं कहूंगा कि वो अपना 50% का आधा हिस्सा जो है उनकी मंथली इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। क्या उनको पेंशन मिल रहा है, क्या घर से रेंटल मिल रहा है, तो जरूर वो एसआईपी का रूट अपनाएं। अगर नहीं, वो खाली कॉर्पस को निवेश करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि उनको आधा वो हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में लगाए, और आधा डायरेक्ट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसी फंड्स में लगाए, क्योंकि हाइब्रिड में थोड़ा डेट आके थोड़ा ठीक है। उनको 50 में मैं कहूंगा कि अगर वो और भी काम कर रहे हैं और 10 साल का उनका 60 तक रिटायरमेंट एज है, तो थोड़ा और जोखिम उठा सकते हैं उस 10 साल के लिए। मगर जब वो फाइनली रिटायर हो जाते हैं ना, तब उनको हाइब्रिड का कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए, और एसडब्ल्यूपी जो मंथली कैश फ्लोज देती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
लेकिन सुनील सर, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड को भी दर्शाता है। ट्रेंड ये है कि रिस्क एपेटाइट इक्विटी को लेकर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों में इक्विटी के कॉन्सेप्ट को शायद समझ यहाँ पर बेहतर हो रही है और उनकी रिस्क एपेटाइट इस पर्टिकुलर एसेट क्लास को लेकर बढ़ रही है। इसलिए देखिए 50 की उम्र में भी ये इक्विटी के बारे में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद रिटायरमेंट के लिए हो, 10 साल का समय है इनके पास, जो भी इक्विटी के लिए काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन ये बदलाव काफ़ी अहम है। करेक्ट। ये बदलाव जानकारी सोशल मीडिया के कारण है, न्यूज चैनल्स के कारण है, एम्फी की जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के कारण है, और मैं कहूंगा कि ओवरऑल आज एक शायद कोविड में एक बदलाव आ गया, क्योंकि कोविड में घर बैठे बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट और गूगल का बहुत इस्तेमाल हुआ, तो जानकारी तेजी से बढ़ गई है। 3 साल में जो पिछले दशक लगते थे, आज 3 साल में उनकी जानकारी बढ़ गई, तो नॉलेज उनके हाथ में आ गया है। और सेकंड बात मैं कहूंगा कि ये जो जनधन आधार योजना, यानी सबके पास बैंक अकाउंट, सबके पास आधार कार्ड और सबके पास जो मूवमेंट हुआ है डेटा, इसके कारण मैं कहूंगा कि लोगों की जोखिम उठाने की एक क्षमता बढ़ गई है। झटपट आगे बढ़ते हैं और नितेश, हमारे दर्शक हैं प्रभास, उनका सवाल है, क्रेडिट स्कोर को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? और अगर क्रेडिट रेटिंग की हम बात करें तो सिबिल, क्योंकि वो भी आपको रेटिंग देती है, ये स्कोर कितना होना चाहिए? तो अभी अभी हमने एक पैनल किया जहां पर लोगों को बताया कि समझदारी से खर्चा करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से जो क्रेडिट स्कोर है वो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को भी दिखाता है। तो उस संदर्भ में ज़रा ये जवाब दीजिए कि सबसे पहले तो ये बताइए नितेश कि क्रेडिट स्कोर खड़ा कैसे होता है? बिल्कुल। एक तो कभी भी अगर आपने कोई भी प्रकार का लोन नहीं लिया है या आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप न्यू टू क्रेडिट कहलाते हैं और आपका कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल लिख के आएगा जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हो। तो अभी आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा इसलिए चाहिए कविता, बिकॉज जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लोन लेने जाओगे, कोई पर्सनल लोन लेने जाओगे, हाउसिंग लोन लेने जाओगे, तो आपका एक सिबिल या इसके तरीके से एक क्रेडिट रिपोर्ट निकलता है जिसमें आपका एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन होता है, जिसमें दिखाता है कि आपको अगर लोन देते हैं तो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है और उसका क्या एक रैंकिंग निकल के आता है। तो ये जो स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच में अलोकेट होता है। जनरली अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है अगर आपका 750 के अबाव है, बिकॉज ज़्यादातर जो लोन होती है अराउंड 79-80% ऑफ द लोन ये उसी कैटेगरी को मिलती है जो गुड्स क्रेडिट स्कोर हो वो 750 के अबाव वाला है। और कविता, जैसे आपने पूछा कि इसको क्या इंप्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल। पहले तो आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है, मतलब और सिंपल रिकॉर्ड आप बना सकते हो, आप एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप खर्च करिए, उससे पहले क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसको एक स्मार्टली खर्च कीजिए, ऑटो पे चालू कर दीजिए, तो आपका जो बिल है वो आप प्रॉपरली पे करेंगे। इससे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। तो जब भी आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, एक क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, तो आपका जो निगोशिएशन पावर है, जब भी आप हाउसिंग लोन लेने जाएंगे, कार लोन लेने जाएंगे, तो आपके पास वो वेटेज है बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो इसी प्रकार से आप एक अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं और कुछ ना कुछ ऐसी लोन की आवश्यकता है, जैसे BNBLB की कोई ऐसी लोन है बाय नाउ पे लेटर में, काफ़ी ऐसी चीज़ें जब आप 3 मंथ 6 मंथ की EMI भरते हो, आपको क्रेडिट स्कोर खड़ा करने के लिए आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्पेंड करने के लिए या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक बैकएंड वर्क है कि आपको आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनाना है। बिल्कुल, काफी अहम बात आपने बताई है। लगे हाथों कुछ खर्चे को लेकर नुस्खे भी देना चाहेंगे? दिवाली का भी समय है और लोगों की लिस्ट तैयार है खर्चे को लेकर। कविता, मैं पर्सनली और मैं मेरे लिए और क्लाइंट के लिए भी एक चीज़ करता हूँ कि हम एक बजट बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बिकॉज सी दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगी, हमको पता है कि इंडिया में फेस्टिवल्स आते रहते हैं, ठीक है, बट ऑफ कोर्स बड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली है, फिर क्रिसमस है, हम शायद हॉलीडे पे जाएंगे, गिफ्ट करेंगे, कुछ नए परचेसेस करेंगे। तो मुझे लगता है एक बजट को फॉलो करिए। और दूसरा उसके साथ मैं कविता जोड़ना चाहूँगा कि मैं एक बजट अलग से रखता हूँ मेरे इंडल्जेंस के लिए। मुझे पता है कि मुझे कोई लग्जरी शॉपिंग करनी है या मुझे कोई गैजेट लेना है, ऐसा एक अलग से कॉर्पस रखता हूँ। भले मुझे पता नहीं है कि ये मैं नेक्स्ट टाइम लैपटॉप लूंगा, मोबाइल लूंगा या कोई ऐसा लग्जरी बैग लूंगा, बट मैं एटलीस्ट एक फंड सेपरेटली क्रिएट करता हूँ। तो मुझे जब वो कुछ इंडल्जेंस करना है, कोई ऐसी परचेसेस करनी है ना, तभी भी मैं मेरे एक्सपेंस को मतलब मेरे बजट को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो बजट का ही एक हिस्सा है। तो ये एक टिप देना चाहूंगा कि आपकी इंडल्जेंस के लिए भी एक बजट रखें आप। सुनील सर, आप कैसे खर्चा करते हैं या आप किस तरह के स्पेंडर हैं? मैं सेविंग पहले करता हूँ और बाकी बचे हुए पैसे से ही खर्चा करता हूँ। नंबर 1, क्योंकि सेविंग का गोल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, मैं ऑलवेज रूल रखता हूँ कि मेरी खर्चे का एक्सपेंडिचर आधा होना चाहिए जितना सेविंग का मेरा खर्चा एक्सपेंडिचर है।
तो वो रूल मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ कि कभी खर्च से जुड़ाकर शुड ओनली हाफ ऑफ माय सेविंग्स कंपोनेंट। तो ये मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट दिया है थ्रू ऑल टाइम्स। चलिए, आकाश का मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ सुनील सर। बताइएगा अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। क्रिप्टो, एनएफटी या एफएनओ में कैसे निवेश करने पर जोखिम होता है और इस जोखिम को कैसे हम समझें? एफएनओ में निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए और आखिर कितना नुकसान भी इसमें होता है, ये आकाश को जानना है। कि ये वर्ड जो निवेश आप इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ। वो इन एसेट क्लासेस से हटा दीजिए। ये एक तरीके का हाई रिस्क गैम्बलिंग की तरह वेंचर है। निवेश होता है जो हमारी फ्यूचर के लिए हम पैसा इकट्ठा करके आने वाले दिन आज से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नथिंग बट पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ये बात ऐसी नहीं है। ये बात एक जोखिम उठाकर एक जो हर व्यक्ति अपने जिंदगी में नहीं, जब पहले स्कूटर या बाइक मिलता है तो तेजी से चलाते हैं, तो एक जोखिम उठाने की और गैम्बल करने की होती है हर व्यक्ति में। तो ये सब एसेट क्लासेस ऐसे हैं, तो ज्यादा जोखिम उठाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकते हैं, ज्यादा लॉस भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हर एक को अपना रिस्क एपेटाइट जानने की जरूरत है। बहुत कंजर्वेटिव हो, फिर भी इससे दूर मत रही है, क्योंकि सीखना है आपको इक्विटी के मार्केट में। तो एफ&ओ बहुत अच्छा आपको सीख दिखाता है। तो मेरे ख्याल में आप में भी 5% आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर 5% इस सेगमेंट के लिए एलोकेट कीजिए और डबल कीजिए और समझिए। क्योंकि कहते हैं ना, बुक पढ़ते पढ़ते आप तैरना नहीं सीखते, पानी में कूदना पड़ता है। तो अगर आपकी रिस्क और बड़ा है तो मैं कहूंगा आप 10% 20% तक ही अपने पैसा को यहाँ पर खिलवाड़ कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जब भी एक हाई रिस्क ऐसे स्थिति में जाते हैं, आपको नेचुरली ग्रीड होती है, तो डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसिप्लिन होता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी किसी एक चीज के ऊपर। अब क्रिप्टो चुना, 3-4 क्रिप्टो चुनी है, एफ&ओ में किया, 3-4 तरीके कर दिए। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जहां पे एक हाई रिस्क उठा दिया, अच्छा प्रॉफिट बना, दूसरे में लॉस बना, एवरेज में आपका स्थिति सही हो जाता है। तो डिसिप्लिन कम डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है कि सीखना अपने मिस्टेक से। अब करते हो, नुकसान होता है, उसको भूल के मत जाइए, उसको देखिए कि क्यों नुकसान हुआ। ये लर्निंग जो होता है ना, वो आपके लिए फ्यूचर में काम आएगा। तो मेरे ख्याल में ये जोखिम भरी चीज से हटो, ये कहने से क्या बात होती है ना, हम किसी भी चीज को किसी को मना करते हैं तो तुरंत जाके वो ज्यादा वो करते हैं। बच्चों से हमने देखा ये बात। तो उठाइए जोखिम, मीनिंगफुली उठाइए, अपने हिस्से के आसपास कितना है, 5% 10%, और सीखिए आपके लॉस से, डाइवर्सिफाई कीजिए, ऐसे कीजिए। नुकसान हो सकता है भयंकर। आपने सेबी का रिपोर्ट देखा होगा कि 90% से ज्यादा रिटेल लोग एफ&ओ में नुकसान झेले हैं, और जिसका बहुत कम है उनका ही लॉस ज्यादा है। तो प्रॉब्लम यह है कि लॉस, नुकसान भयंकर होता है, तो स्टॉप लॉस, तो उसके साथ बुक प्रॉफिट, ये लिमिट भी आपके हिस्से से आप सेट कीजिए। तो बहुत सारा मैंने चीज बोल दिया है, मगर ब्रीफली सोच समझ के इस रिस्की टेरेन में आप उतरिए, डिसिप्लिन से, डाइवर्सिफिकेशन से और लर्निंग की अप्रोच से आप करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना नहीं बना, नॉलेज तो बढ़ेगा, तो आप एक बेटर, मोर इंटेलिजेंट, स्मार्ट इक्विटी इन्वेस्टर बन सकते हैं। नितिश, आप भी ये बात मानते हैं कि जोखिम उठाकर नुकसान में आना शायद एक लर्निंग हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि निवेश में आप इस तरह की सीख जरूर लें? हाँ, बिल्कुल कविता, मैं सहमत हूँ जो सुनील जी ने कंप्लीटली बोला। मैं वॉरेन बफे ने काफी कोट दिए, उसमें से मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, राइट। मतलब आपको पता नहीं है, ऐसी चीज करोगे वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो जैसे उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल रिस्क लेके कर सकते हो, पर ऐसी कोई अपनी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम सब चीजें गलती से ही सीखे, क्योंकि हमारे पास सेबी का रिपोर्ट है, राइट। तो अगर 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कि आप कितनी प्रोबेबिलिटी आपके तरफ है कि आप कितना इसमें प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। इसी के साथ ये भी देखिए कि सिर्फ 1% जो है ट्रेडर, वो 1 लाख के ऊपर गेन बना पा रहे हैं। उसके सामने जब निवेश की बात आती है कविता, हमने देखा है कोई भी 7 साल आप निफ्टी में इन्वेस्टेड रही है, कभी भी आपको लॉस नहीं हुआ है। तो आपके पास कहाँ प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने की, मुझे लगता है वो तरफ आप चुनिए। तो मैं एक लाइटर टोन में कहना चाहूंगा कविता
कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, आप करियर के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ये मेरे ख्याल से अच्छी लाइन रही तमाम युवा निवेशकों और दर्शकों के लिए खास तौर से। चलिए अगला सवाल भी हम आप ही को पूछ लेते हैं और ये सवाल ऋचा के लिए है नितेश। ऋचा पूछ रही हैं कि निवेश पोर्टफोलियो में सोना और फिक्स डिपॉजिट ये कितना ज़रूरी है और इसमें कितना आखिर निवेश करना चाहिए। और रिटायरमेंट पर भी इनका सवाल है, जो कि ये एनपीएस के बारे में जानना चाहती हैं और एनपीएस रिटायरमेंट के लिए कितना बेहतरीन विकल्प है, ये भी इनको जानना है। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस रीचा, बिकॉज असेट एलोकेशन की बात शायद अभी कम होती है। जब इक्विटी एक अच्छे दौर से गुजर रहा है, सबको फोमो के आधार पे सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और आप इधर बात कर रहे हो गोल्ड एंड एफडी के लिए, तो मैं मानना चाहूँ एक असेट एलोकेशन होना चाहिए। और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि मैं कोई भी असेट क्लास में निवेश करता हूँ, सामने पर मेरे पास ऐसा कोई असेट क्लास होना चाहिए जिसका मूवमेंट मेरे पहले वाले असेट क्लास से निर्भर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इक्विटी में निवेश कर रहा हूँ, उसके साथ मेरे पास कुछ डेट है, कुछ एफडी है, तो उसका दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इक्विटी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर मुझे एक डेट कांस्टेंट रिटर्न देता रहेगा। जब आती है गोल्ड की, अक्सर देखा गया है कि जब अनसर्टेनिटी होती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, अभी आप देख रहे हो गोल्ड में काफ़ी एक उछाल आई है, राइट, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है तो गोल्ड बढ़ रहा है। तब शायद इक्विटी इतना अच्छा कोई मुकाम पे ना करे, तो आपको गोल्ड ये एक स्टेबिलिटी देता है, एक मुझे लगता है एक डाइवर्सिफिकेशन देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो आपका जो क्वेश्चन था उस पर आ रहा हूँ, लगभग 6 से 10% जितना आप गोल्ड में अलोकेशन रख सकते हो, बिकॉज ये आपको एक हैज करेगा आपके इक्विटी वाले पोर्टफोलियो को। तो जब भी शायद इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा हो, जैसे हमने कोविड में देखा था कि इक्विटी डाउन था पर गोल्ड में काफ़ी अच्छी उछाल थी, तब आप इसको वापस रीबैलेंस कर सकते हो, एक थोड़ा अलोकेट कर सकते हो गोल्ड में से इक्विटी में। तो आपका पहला क्वेश्चन ये था। इसके साथ शायद कविता वो एफडी के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि हमको एफडी को कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। एफडी, डेट वगैरह जो आपके शॉर्ट टर्म गोल है, उसके लिए अभी भी उनकी ज़रूरत है मुझे लगता है। और आपका एक अलोकेशन एटलीस्ट जो आपका कंटिजेंसी कॉर्पस है, या जो आपके शॉर्ट टर्म गोल है जो 1 से 2 साल में आने वाले हैं, जिसके लिए आपको खर्चा करना है, वो बिल्कुल आप पैसा एफडी में रख सकते हो। और ऐसे मुकाम पे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट एक हाईएस्ट लेवल पे है और यहाँ से नीचे ही जाएगा, तो आप 1-2 साल के लिए एफडी में भी पैसा लॉक कर सकते हो, या डेट फंड्स भी जरूर देख सकते हो। बिकॉज कविता, मेरा मानना है कि जब आपका गोल शॉर्ट टर्म हो ना, तो आपको SLR प्रिंसिपल फॉलो करना है, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड धैन रिटर्न। इसलिए मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, हमको पहले देखना है मेरी सेफ्टी क्या है और मुझे लिक्विडिटी है कि नहीं वो प्रोडक्ट में, इसलिए शायद एफडी का रुख करना पड़ेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो सुनील जी, ये अगर हम पूरे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कुछ थंब रूल्स हैं या जो ये कुछ नियम हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको इनको फॉलो करना है। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि जिस भी एसेट क्लास में आप पैसे लगाइए वहां पर आपका पैसा बन रहा है, भले ही वो फिक्स डिपॉजिट हो। सोना तो लोग भर भर के, मेरे ख्याल से सोने को लेकर जागरूकता तब नहीं थी जब इसको लोग जरूरी समझते थे, अब ज्यादा हो रही है क्योंकि हर किसी को सोना अपने पोर्टफोलियो में रखना है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, एसेट क्लासेस में डालना चाहिए, लेकिन हर चीज को ना भर दें पोर्टफोलियो में, ये भी तो देखना होगा। देखिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक प्रॉब्लम होती है। हाँ। अब फाइनेंशियल मार्केट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 20 से 25 स्टॉक आपको मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देती है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे 40-50 के ऊपर, तो डाइवर्सिफिकेशन का उतना फायदा नहीं होता है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप बहुत रिस्क को हटाते हैं तो रिवॉर्ड बनने का चांस ही नहीं होता है। तो इसलिए एक मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड होता है कि कौन सी चीज आप डाइवर्सिफिकेशन मानते हैं, राइट। तो इश्यू क्या है कि आपको कॉन्ट्रा एसेट को चुनना है, यानी जब एक अच्छा करे दूसरा ना करे, वो चीज को जोड़ने की जरूरत है। सिंपल से एग्जांपल में दूं, अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो समझिए मुंबई वाली सीन में है आप, तो मुंबई में क्या होता है कि आप समझिए कि गर्मी में आइसक्रीम बिकती है और बारिश के वक्त में आपको छतरी की जरूरत है। तो आइडियल डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक बारिश के लिए एक छतरी वाली कंपनी की शेयर ले लीजिए और आइसक्रीम वाली कंपनी को गर्मी के लिए लीजिए, दोनों को जुड़ेंगे तो क्या हो गया, तो एक नहीं चल रहा है तो दूसरा चलता है। तो ऐसे मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन, इसको कहते हैं लो कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो एसेट क्लास चुनने में आपको यह देखना चाहिए ये दोनों साथ बढ़ रहे हैं तो उसको साथ में जोड़ के कुछ डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो एक बात है। तीसरी बात है कि कुछ आपको हेल्प करने के लिए म्यूचुअल फंड में ये तीनों एसेट को कंबाइन करके भी प्रोडक्ट्स है, जैसे मल्टी एसेट फंड, जिसमें एक हिस्सा इक्विटी में होता है, एक हिस्सा गोल्ड या कमोडिटीज में होता है और एक हिस्सा डेट में होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो काम करने की क्षमता भी है, तो वो भी आप चुन सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है
कि मैं कितना इसमें डालूं उसमें डालूं, तो मल्टी एसेट फंड्स आपको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन देते हैं तीनों ये एसेट क्लास में एक पार्टिसिपेट करने का। चलिए एक और सवाल लेते हैं और ये सवाल भी महिला दर्शक का ही है। नितेश, आपके पास आऊंगी। शीतल सवाल पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि 5 साल के बाद 10 लाख की गाड़ी इन्हें खरीदनी है और अभी ये हर महीने 7,000 की SIP कर रही हैं। 5 साल बाद इनका लक्ष्य क्या हासिल हो पाएगा, ये इनका सवाल है। शीतल जी, आप जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हो तकरीबन 7,000, उससे आप जो कॉर्पस जमा कर पाओगे, अगर मैं 12% CAGR भी एज्यूम करूँ तो लगभग 5-5.5 लाख का। तो अगर आपका वो 10 लाख का अगर गोल है आपका और 10 लाख की कार लेनी है, तो आप लगभग 50% से कम पैसा बना रहे हो। मेरा मानना है कि आप 15-15,500 रुपये की SIP करें और एक 10% जितना CAGR एज्यूम करें, बिकॉज आपका लक्ष्य है ना वो 5 साल दूर है। आप मानो कि शायद 5 साल लंबा समय है, पर जब आप SIP से निवेश करते हो 5 साल के लिए, तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है मार्केट में वो सिर्फ 2.5 साल का है। बिकॉज आपका पहला SIP है वो शायद 60 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, दूसरा जो मंथ का SIP है वो 59 मंथ के लिए। ऐसे अगर आप देखते हो तो सिर्फ आप 2.5 साल ही मार्केट में बिता रहे हो। तो मेरा मानना है कि आप हाइब्रिड फंड, इक्विटी फंड और डेट, ये तीनों को मिला के एक पोर्टफोलियो बनाइए, तो लगभग 10% आप पकड़ के चलिए आपको मिलेगा। 15-15,500 की SIP करें, 4 साल तक ये SIP चलाए, लगभग आपको 9,10,000 जितना अमाउंट मिल जाएगा। और ये 9 लाख को आप 1 साल के लिए आइदर FD और डेट फंड में डालिए। उसमें अगर आपको 7-7.5% भी रिटर्न मिलता है तो आप 10 लाख के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। सुनील जी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात जो हमें दिखाई दे रही है, हम युवा निवेशकों की भी अगर बात करना चाहें तो गोल बेस्ड प्लानिंग करने को लेके जो जागरूकता है वो आगे आ रही है। अब शीतल को ही देख लीजिए, उनको पता है उन्हें गाड़ी खरीदनी है। हो सकता है जितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाह रही हो उसको शायद उनको रिवर्क करने की ज़रूरत हो, बिकॉज 10 साल के बाद कौन सी गाड़ी लेनी है, किस खर्चे में लेनी है वो पता नहीं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हमें लोगों का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग टर्म गोल्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ, शॉर्ट एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स की बात भी कर रही हूँ। 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी अगर कुछ करना है तब भी उन्हें पता है कि सही जगह पैसे लगा लो। ये कॉम्बिनेशन है ऑफ एक एस्पिरेशंस बढ़ गई है। हाँ। तो आज मेरे पैसे से मैं जितना खरीद सकता हूँ मुझे उससे बेहतर चीज खरीदनी है, ये एक होनी है। सेकेंड, नॉलेज भी आ गया है कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है थ्रू इक्विटी मार्केट्स, उसके बेनिफिट लोगों के सामने दिख रही है अभी। और तीसरी बात यहाँ पे है, तो हम अभी गुजर चुके हैं एक बाय नाउ पे लेटर जो EMI बात है, मगर धीरे धीरे सेव नाउ बाय लेटर ये वाली बात अभी उभरते आ रही है लोगों में। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो हाथ है SIP बुक को बढ़ाने में, अभी करीबन 25,000 करोड़ तक की जो SIP बुक बढ़ गई है, ये सब इन्हीं ख्वाहिशों को पूरे करने की गोल बेस्ड अप्रोच का रिजल्ट है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी का भी बहुत एक थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने सही दिशा में इन्वेस्टर्स को गाइड किया है कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंबाइंड विद रुपी कॉस्ट एवरीथिंग। अभी कहा कि 10% आप चुनिए, मगर SIP में एक एडवांटेज क्या होता है कि बीच बीच में अगर मार्केट गिरती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स आते हैं, वही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, तो आपका रिटर्न और भी बेहतर बन सकता है एक वॉलेटाइल स्थिति में मार्केट में। तो मैं कहूंगा कि ये SIP की सोच ही इसके साथ आपको दिख रही है कि जब गोल बेस्ड प्लानिंग, तो ऑटोमेटिकली SIP बनता ही है कि गोल अचीव करने के लिए SIP शुरू करनी है। तो यहीं पे जो ग्रोथ हो रहा है, कोविड के टाइम में 10,000 करोड़ की महीने में SIP बुक थी इंडिया में, 1 साल पहले 16,000 करोड़, आज 25,000 करोड़ के करीब। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने वाली डेटा यही है। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पहलुओं पर हमने बातचीत की, लेकिन इन्वेस्टर महाकुंभ में हमारा आज का ये समय यहीं समाप्त होता है। सुनील जी, आपका, नितेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, सीधा दर्शकों के साथ जुड़े और लाइव उनके सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों का भी धन्यवाद, क्योंकि लगातार इस प्रोग्रामिंग में आपका हमें सहयोग मिला। जिस तरह से सोशल मीडिया पे दर्शक देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इन्वेस्टर महाकुंभ के इस सफ़र को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि लगातार आपके साथ आपके इन्वेस्टमेंट के सफ़र में जुड़े रहेंगे और आप लगातार जो हैं हमसे अपने निवेश को लेकर सवाल पूछते रहें, क्योंकि हमारे पास हमारा एक्सपर्ट पैनल है जो आपके निवेश के हर पड़ाव में आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की और इन्वेस्टर महाकुंभ दर्शकों ने देखा, पसंद किया। धन्यवाद। मुझे भी इजाज़त दें।